नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जो पिछले काफ़ी समय से अपने यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि आयोग ने, यूके ट्रिपल एस सी ने अपने 2026 का ईयरली कैलेंडर जारी किया है, जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स जो अलग अलग समय पर कंडक्ट किए जाने हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी अलग अलग पोस्ट है, उसका एक ब्यौरा आयोग ने क्या किया है, एक एग्ज़ाम कैलेंडर में इशू किया है, जारी किया है। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो पिछले कई समय से अपने प्रिपरेशन को जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि हम देख रहे हैं पहला एग्ज़ाम 31 मई को है और आखिरी एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2026 को है। मतलब ठीक ठाक टाइम है। अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 20 दिसंबर तक लगभग आप 2 बार क्या कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप सिंसियर हैं और अपने एग्ज़ाम्स को लेके क्या है, आप ये एक्चुअली में चाहते हैं कि आप अपने इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एकलव्य आईएएस अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। एकलव्य आईएएस अकेडमी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये वो नोट्स हैं जो PYQs, जो कि आयोग ने पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको समझ के कि किस तरीके से किस पैटर्न पर पूछ रहा है, इनको ध्यान में रखते हुए फैक्चुअल नोट्स बनाए गए हैं। साथ साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगी क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो सही भी है या फिर नहीं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको इस सब कुछ में भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अभी कहीं शॉर्ट रह रही है, तो टेस्ट सीरीज, ठीक है, एक फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप लोग ये एक्चुअल अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वीडियोस में नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप लोग देहरादून में हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको सारी इंक्वायरी, आपको सारी डिटेल्स एग्जाम्स के बारे में बता दी जाएगी। ठीक है ना। अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, बैजेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी मोड में आप लोगों के पास क्या है, ये बैजेस अवेलेबल है। ठीक है, किस तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी, इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, इससे रिलेटेड हमने कुछ कंटेंट तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, नए क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि द एकलव्य आईएएस अकेडमी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है आप लोगों के यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए। इस इनिशिएटिव में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर यूके ट्रिपल एससी। आप लोगों के उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम्स हैं जो ग्रुप सी रिलेटेड होते हैं, उसके लिए आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर PYQs, जितने भी PYQs हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस कराए जाएंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि क्या पैटर्न है आयोग का क्वेश्चन पूछने का यूके ट्रिपल एससी में, उसको आप सभी लोग जान पाए। साथ ही साथ न्यू प्रोबेबल क्वेश्चंस की किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी पैटर्न पे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। ऑल द फैक्चुअल नोट्स, की एलिमेंट्स जो भी आप लोगों के एग्जाम में होते हैं, किन चीजों को हाईलाइट किया जाना चाहिए, किसके बेसिस पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मार्क्स गेन कर सकते हैं, इन फीचर्स पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज, टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टारगेटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। ये जो कुछ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से ये सब कुछ शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं इंक्वायरी करना तो आप लोग एनरोल हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हो सकता है। ठीक है,
आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पर जाकर द एकलव्य आईएएस हमारा चैनल है, ऐप है, उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करके फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, या फिर कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में भी हमने कुछ चीजें देखी, किस तरीके से पीवाईक्यू से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से नए पैटर्न पर आप क्वेश्चंस बनाते जाओ, किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज हम थोड़ा उसमें एडवांस, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कंसेप्ट के बेसिस पर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, और कल हमने थोड़ा आसान चीजों से शुरुआत की, आज हम थोड़ा मॉडरेट चीजों की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप, सबसे पहले ड्राफ्ट, कीवर्ड हाईलाइट करना। ठीक है, करने ड्राफ्ट तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, पूछा गया है कि हमारे यहां पर जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया था, संविधान सभा जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था, उन सभा के मेंबर्स को आगे ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था क्या, नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट? क्या ये सही आंसर है? नहीं। यहां पर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या चाह रही थी, भारत को स्वतंत्र करना चाह रही थी, इसीलिए तो हमने पढ़ा था 1942 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था, फिर 1946 कैबिनेट मिशन भेजा था। ठीक है, 3 लोग कौन कौन से थे, फटाफट मुझे रिवाइज करके बताओ। सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और जो यहां पर थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग थे। लीड कौन कर रहे थे? पैथिक लॉरेंस जी कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर ए तो नहीं हो सकता हमारे पास आंसर। ठीक है, आंसर बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाता था क्या, गवर्नर जनरल नॉमिनेटेड करते थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, गवर्नर जनरल ने भी नॉमिनेट नहीं किया। हमने हमेशा डेमोक्रेसी को चुना है। डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से सीधा सीधा पिक कर दिए, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, हमारे पास सीट्स थी 389 टोटल। नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 389, जिसमें से 93 वाज नॉमिनेटेड, मनोनीत, जो राजे रजवाड़े थे। ठीक है, और 296 क्या थे? ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत, जहां पर क्या किया जाना था? चुनाव किया जाना था, जिस पर चुनाव होते हैं। ठीक, अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं हम, तो 296 में से क्या हुआ, अलग अलग चुनाव होता है, तो 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास गई, 73 सीट्स गई मुस्लिम लीग के पास, और 15 जो निर्दलीय होते हैं, अदर्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इससे भी क्वेश्चन बनता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, और इस नंबर से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को किस तरीके से ओवरऑल पैक स्टडी करनी है, पैक फैक्ट रखने हैं अपने पास, जिससे आप लोगों के क्वेश्चंस क्या बन सके, कट टू कट अपडेट हो सके। नेक्स्ट है आपके पास भारत की संविधान निर्मात्री सभा, मतलब जो संविधान बना रही थी। अब सीधा सीधा एक डाउट यहां पर ये जाता है कि संविधान निर्मात्री मतलब जो संविधान बना रही है, तो क्या कुछ और भी काम हो रहा है क्या? कुछ और काम भी हो रहा है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, परमानेंट अध्यक्ष की बात की गई है। ठीक है ना? अच्छा, आप लोगों को मैं हिंट दे दूं, आप लोगों को मैं बता दूं कि संविधान सभा एक ही समय पर बहुत सारे काम कर रही थी। ठीक है, कुछ संविधान बना रहे थे, ठीक है, और कुछ संविधान के अलग अलग हिस्सों को बना रहे थे, कुछ डेली टू डे क्या कर रहे थे, अपनी जो रूटीन होती है वो कर रहे थे। ठीक है ना, वो चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, बी आर अम्बेडकर जी क्या कर रहे थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जिसको हमने हिंदी में कहा था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, आज हम इस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा, ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। हमने सभापति देख लिए थे, हमने कहा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको क्या किया गया था? प्रथम मनोनीत सभापति किया था। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है उपसभापति, तो उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, डेट मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी, क्या थी डेट? 9 दिसंबर 1946। ठीक है,
9 दिसंबर 1946 के दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या चुना गया, सभापति, और फ्रैंक एंथनी को उपसभापति चुना गया। ठीक है, उसके बाद परमानेंट किस दिन, 11 दिसंबर 1946 के दिन परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और एच.सी. मुखर्जी, फिर बाद में ट्विल कॉन्सेप्ट आया और टी.टी. कृष्णमाचारी जी को क्या किया, वी.टी. कृष्णमाचारी जी को क्या किया, उनको भी उपसभापति बना दिया गया। ठीक है, तो 2 कंसेप्ट बनाए हमने यहाँ पर। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, किसका कंसेप्ट था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्या बी आर अम्बेडकर जी, नहीं, इन्होंने तो ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया था। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यस बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद जी तो लीड कर रहे थे, एस जी देशमुख जी भी नहीं। तो अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो किस तरीके से हम समझते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिस दिन आया था उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 का दिन था, जिस दिन क्या किया गया, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को शुरू किया। ठीक है, मतलब प्रपोज किया। अब क्या होता है, बहस होगी, समझेंगे कि ठीक बात है नहीं है, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। अब डेट आ गई 22 जनवरी 1947, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को यूनानिमसली, ठीक है, एक रूप से किसने कर दिया, संविधान सभा ने पास कर दिया कि ये बात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं ये एकदम अप्रोप्रिएट है, सही बात है, समझ में आने वाली बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आज क्या ऐसा कुछ हमें देखने के लिए मिलता है, इस उद्देश्य प्रस्ताव का जो मॉडर्नाइज रूप है उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रियम्बल, हमारे संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल सब उसी को कहा जाता है, जिसमें सिमिलर बातें हैं जो कि उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई थी। ठीक है, नाम याद रखना आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, आप इन फैक्ट्स के साथ क्या करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक डाइवर्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की इंक्वायरी बेहतर ढंग से हो सके, आप लोगों को चीजें बेहतर ढंग से समझ में आए। यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, फैक्चुअल कंटेंट जो आपके मतलब जिसको पढ़ के सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, वो कंटेंट बना कैसे है, वो पिछले बहुत सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डिस्कस करके, उनको एनालिसिस करके बने हुए हैं। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी। अच्छा, ये एक रैंडम क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग अगर दिमाग लगाएं तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था। तो आप सोचोगे कि हो सकता है कि एक दिन पहले तक बैठे रहे हो, या फिर 26 जनवरी 1949 को हमने अपने संविधान को क्या कर दिया, स्वीकृत और अंगीकृत, इनैक्ट अडॉप्ट कर दिया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो हो सकता है कि इसी दिन तक बैठे रहे हो। ठीक है, लेकिन नहीं, हमारी संविधान सभा 24 जनवरी 1950 तक बैठी। ठीक है, 25 को छुट्टी और 26 को क्या कर दिया था, हमने संविधान को फुल फ्लेज तरीके से क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। तो यहां पर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस में आपके गलत करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना छोड़ते बनते हैं ना, अगर आपको आते नहीं है तो आप तो इसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान एक मशीन है, मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। ठीक है, अच्छा अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको दिमाग अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में तो आपको लगेगा कि ऐसी बातें महात्मा गांधी जी ज्यादा करते हैं। ठीक है, फिर आप थोड़ा सोचें, क्योंकि संविधान बनाने का काम सारा बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ आप जाएंगे नहीं, आपको लगेगा कि नहीं, बट इसका सही आंसर क्या है, तो ऐसे क्रिस्प फैक्ट आपको क्या होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए कि किसने कहा था। ठीक है ना, तो यहां पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन गलत करने की संभावना, क्योंकि 100% श्योर आप इन दोनों में से करके आओगे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्योंकि ऐसी बातें जनरली कौन करते थे, महात्मा गांधी करते थे। थोड़ा अगर कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा तो वो ये सोच सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी जी की इन्फ्लुएंस थी नहीं,
बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रही नहीं, बिल्कुल नहीं रही, ठीक है ना। तो इस वजह से कोई इनको तो एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन बी आर अम्बेडकर जी और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में डिफरेंस कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल क्या करके आएंगे, बी आर अम्बेडकर जी को करके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तो कहां से लिया है हमने कंसेप्ट, सीधे सीधा हमने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से कंसेप्ट लिया है। क्या कर सकते हैं इसमें हम कि भैया हमने चेक एंड बैलेंस सिस्टम देखा। चेक एंड बैलेंस मतलब कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, और जो हमारी न्यायपालिका है, वो एक दूसरे पे क्या रखती है, नजर रखती है कि भैया ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के काम में टांग तो नहीं अड़ा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा नजर रखेंगे कि भैया काम ठीक हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया आपने, बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक व्यवस्था। यूएसएसआर से लिया आपने फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, यहां से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है आपने, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है जो यहां से निकल के आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर स्टेट पॉलिसीज का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर कभी कभी पूछ ले आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से लिया है, इन्होंने भी खुद से नहीं लिया, इन्होंने भी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो सोल यहां से है, इन्होंने आयरलैंड से लिया, लेकिन हमने कहां से लिया, हमने आयरलैंड से लिया है, इन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट, जब संविधान बना, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज पकड़नी बहुत जरूरी होती है कि जिस दिन बना था उस दिन की बात कर रहे हैं कि आज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन हमारा संविधान बना था उस दिन संविधान बना था 22 भागों में, जिनको हम 22 पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास थे कितने, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स थे, और 8 अनुसूचियां थी जिस दिन संविधान बना। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि ये 22 भाग हो चुके हैं, 25 अनुच्छेद हो चुके हैं, 470 के आसपास, ठीक है। और अनुसूचियां हो चुकी है हमारे पास 12 शेड्यूल्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी कि आज की बात कर रहे हैं या फिर जिस दिन बना था उस दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इस लैंग्वेज को पकड़ लेते हो तो आप आंसर करने में, मतलब आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अगर आज की बात कर रहे हैं तो 25 कराना, और अगर पूछ रहे हैं कि जब शुरू हुआ था या फिर ओरिजिनल कितने भाग है, ओरिजिनल पूछेगा मतलब मूल रूप से जब शुरू हुआ था तब, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको हिट होते हैं। अब ये क्वेश्चंस ये थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन जिसको एक भी पकड़ में आ गया तो आंसर से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स यानी कि भाग, और वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं। तो क्या संविधान के दूसरे भाग में मौलिक अधिकार हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या तीसरे भाग में नागरिकता है, बिल्कुल नहीं, गलत, ये भी गलत है। अच्छा, पार्ट 4 ए में या फिर चौथे भाग के क पार्ट में मौलिक कर्तव्य हैं, अब ये सोचना पड़ेगा हमको। और लास्ट है 5वें भाग में नीति, बिल्कुल गलत, सारे गलत हैं, लेकिन सी वाला ठीक है, ठीक है, सी वाला भाग सही है। क्यों, हमने देखा पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, पार्ट 2 में नागरिकता, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज, और पार्ट 4 ए में पार्ट 4 में डीपीएसपीज, और पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो यूनियन संघ, और पार्ट 6 की बात करें तो स्टेट राज्य। तो इस तरीके से हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, आपको याद रखने हैं, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, सी सही है। क्वेश्चन अगर यहीं पे पूछ दिया कि किस संविधान पीछे क लिखा हुआ है मतलब कुछ नया ऐड हुआ है, तो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो आज की वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, ठीक है, कि किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को हमने क्या किया, अपने संविधान में जोड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि किस पैटर्न पर हम तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर तैयारी करनी है, पहले तो आपको माइंडसेट बनाना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी होनी चाहिए डाइवर्स, डाइवर्स इन द सेंस आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। सबसे पहले नोट्स, फैक्चुअल जिससे क्वेश्चंस बनेंगे, क्लासेस,
जो आपके काम आने वाली है, जिनसे आपको चीजें याद रहेंगी। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज आप लोग अगर शुरू करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। कहाँ? द एकलव्य आईएएस एकेडमी में। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, दोनों मोड में है। आप लोगों को क्या करना है, कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स पे कॉल करना है, या फिर आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको सारी कंप्लीट इंक्वायरीज मिल जाएगी। ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।